हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, यानी कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं, यानी कि ब्लड एक क्या होता है। ब्लड एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। अब ब्लड का कलर के बारे में बात करते हैं। ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लड का कलर रेड होता है। कैसा होता है? ब्लड का कलर रेड होता है। अब ये रेड कलर होता है ब्लड का, तो ये रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब जो हीमोग्लोबिन होता है इसका कलर भी रेड होता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर ऑलरेडी आयरन प्रेजेंट होते हैं। अब जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में पूरी में बहता रहता है, तो जो बहता रहता है वो किस में होके बहता है? ट्यूब्सों में होके बहता रहता है। उन ट्यूब्सों को क्या बोला जाता है? ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। अब जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? ये ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरी और वेन। यानी आर्टरी यानी आपने पढ़ा होगा 5वीं 6वीं क्लास में, आर्टरी यानी धमनी, वेन यानी सिरा। तो जो आर्टरी होती हैं उनमें होके कैसा ब्लड बहता है? उनमें होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। जो क्या होता है? ऑक्सीजनेट क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है। क्या मिक्स होती है? ऑक्सीजन मिक्स होती है। और वेन में होके कैसा ब्लड बहता है? डीऑक्सीजेनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है लेकिन CO2 प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? CO2 प्रेजेंट होती है। अब आर्टरी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के कारण ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। और वेन में CO2 प्रेजेंट होने के कारण इसका कलर कैसा होता है? डीप पर्पल कलर। कैसा कलर होता है? डीप पर्पल रेड कलर, यानी कि गहरा बैंगनी लाल कलर। अब बात करते हैं हम, जो ब्लड होता है हमारा, तो ब्लड हमारी बॉडी में बह रहा है, तो बहने के गुण को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी, यानी कि ब्लड की सयांता। ब्लड की सयांता कितनी होती है? ब्लड की सयांता होती है 3.4 टू 5.4। अब हम बात करते हैं ब्लड के पीएच के बारे में। ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। अब जो ब्लड है हमारी बॉडी में बह रहा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है ब्लड, तो यानी कि तो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, तो इसमें घर्षण होगा। तो घर्षण होगा तो क्या है? तो हमारी बॉडी है उसके अंदर ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो कितना होता है? टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब बात करते हैं टोटल ब्लड कितना होता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि जो हमारी टोटल बॉडी है, हमारी पूरी जो बॉडी है उसके अंदर टोटल ब्लड कितना होता है। यानी कि एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसके अंदर जो पूरी बॉडी है हमारी, आपकी, तो उसमें टोटल ब्लड कितना होता है? तो उसमें क्या बताया जाता है कि जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका 7 से 8% भाग ब्लड होता है। तो यानी कि मेल में टोटल ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर, और फीमेल में 4 से 5 लीटर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मेल में तो 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है, फीमेल में कम क्यों होता है? तो फीमेल में एक प्रोसेस चलती रहती है जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण फीमेल में ब्लड का लॉस होता रहता है, इसलिए ही फीमेल में ब्लड थोड़ा कम होता है मेल के कंपेरिजन में। तो अब हम पढ़ते हैं, पढ़ लिया हमने ब्लड का
क्या होता है ब्लड के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ब्लड के फंक्शंस के बारे में। ब्लड हमारी बॉडी में क्या क्या कार्य करता है, तो यानी कि फंक्शन ऑफ ब्लड। तो फंक्शन ऑफ ब्लड, तो पहला मेन काम क्या होता है ब्लड का। ब्लड का मेन काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर गैसों का एक्सचेंज करता रहता है, यानी गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, गैसों का एक्सचेंज, गैसेज एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान O2 एंड CO2 का। उसके अलावा ये क्या है, ब्लड हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, क्या बना देता है, बॉडी टेम्परेचर। और क्या काम करता है ये, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। किसको, ब्लड प्रेशर का भी मेंटेन करने का काम करता है। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उनका क्या करता है, परिवहन करने का भी काम करता है। इसका न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस, यानी कि पोषक पदार्थ जो होते हैं। और जो उत्सर्ज, ऐसे ये पोषक पदार्थ हो गए, न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस हो गए, इनका परिवहन करने का कार्य करता है। ऐसे ही क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, इनका भी परिवहन करने का कार्य करता है। तो अब क्या है, हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, ब्लड की डेफिनेशंस पढ़ ली, ब्लड के फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलो आगे पढ़ते हैं ब्लड का कंपोजिशन, यानी कि ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड में क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें मिक्स होकर के ब्लड का निर्माण होता है। चलो पढ़ते हैं ब्लड कंपोजिशन के बारे में, यानी कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं। अब ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, क्या, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। अब जो प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर वो कितना परसेंट होता है, 55%। और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कितना परसेंट होती हैं, 45% होती हैं। अब जो प्लाज्मा होता है इसका कलर कैसा होता है, प्लाज्मा कलर होता है हल्के पीले रंग का प्लाज्मा होता है। आपने देखा होगा जो लेबोरेटरी होती है जिसमें ब्लड सैंपल लेकर के, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है उसमें सेंट्रीफ्यूज किया जाता है ब्लड सैंपल को, तब क्या होती है, ब्लड सेल्स से उसमें नीचे बैठ जाती हैं। और जो प्लाज्मा जो ऊपर जाता है तो कैसे कलर का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। तो अब प्लाज्मा के अंदर, यानी कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, तो प्लाज्मा के अंदर होती हैं वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस, गैसेज और अदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 90 से 92%। और जो प्रोटीन होती हैं वो कितना परसेंट होती हैं, 6 से 8%। अब जो वाटर होता है सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर ही प्रेजेंट होता है, यानी कि पानी प्रेजेंट होता है। तभी तो प्लाज्मा होता है जो लिक्विड होता है, पानी जैसा दिखता है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में, यानी कि प्रोटीन कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। तो अब प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, एल्बुमिन प्रोटीन, कितना परसेंट होती है, 58%। और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो कितना होती है, 38%। और जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है वो कितना परसेंट होती है, 4%। तो जो एल्बुमिन होती है, अब इसका निर्माण कहाँ होता है, एल्बुमिन प्रोटीन का, जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है उसका निर्माण कहाँ होता है, लीवर में, यानी यकृत में। और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है इसका निर्माण भी कहाँ होता है, लीवर और प्लाज्मा सेल के अंदर होता है। और जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है इसका निर्माण भी कहाँ होता है, लीवर के अंदर। अब जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है इसको हम क्या, दूसरा नाम क्या है इसको दूसरे नाम से किससे जानते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी के नाम से भी बोला जाता है। तो फिर बोलते हैं एल्बुमिन होती है, एल्बुमिन क्या कार्य करती है, एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है वो कार्य क्या करती है, ऑस्मो, बॉडी में क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन कार्य करती है। और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो क्या कार्य करती है, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करती है। और जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है वो क्या कार्य करती है,
ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करती है, यानी कि ब्लड को क्लॉट करने का कार्य करती है। अब जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की प्रोटीन होती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं? अल्फा, बीटा और गामा प्रोटीन। कौन कौन सी होती हैं? अल्फा, बीटा और गामा प्रोटीन। तो ठीक है, अब पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं प्लाज्मा के अंदर वो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और एमिनो एसिड्स। और जो गैसेज होती हैं, क्या होती हैं? गैसेज होती हैं किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। वो कौन कौन सी होती हैं? O2, CO2, N2, H2। कौन कौन सी गैसेज होती हैं? यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसें प्रेजेंट होती हैं। और जो इसके अलावा भी जो अदर सब्सटेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं अदर सब्सटेंस में। कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइन आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में, यानी कि ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं? जो 45% ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, यानी इनको बोला जाता है लाल रक्त कणिका, इनको बोला जाता है श्वेत रक्त कणिका हिंदी में बोलें तो। और ये क्या होती है? प्लेटलेट्स। अब आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? आरबीसी किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट के नाम से। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। और प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी होती हैं तो यानी कि अब क्या है, जो ब्लड सेल्स हैं यानी जो सेल है हमारी बॉडी में, तो सेल्स कैसी होती हैं? सेल्स कैसी होती हैं? इस प्रकार होती हैं। अब सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो किस प्रकार से बन जाती है? इस प्रकार की सेल होती है। तो जब सेल क्या है? ये राउंड है ना, दिख रही है आपको। और उसके बाद इसे कोने कैसे हैं? इर्रेगुलर शेप है। तो यानी कि कैसी शेप है? इर्रेगुलर राउंड शेप। यानी कि इर्रेगुलर राउंड शेप किसकी होती है? डब्ल्यूबीसी की। अगर इसमें से न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया जाता है, अगर न्यूक्लियस को हम बाहर निकाल दें तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी? यानी कि धस जाएगी ये दोनों ओर से। तो किस प्रकार शेप बन जाएगी? इस प्रकार से शेप बन जाएगी इसकी। तो इस शेप को क्या कहते हैं? बाइकॉन केव शेप। अब बात करते हैं हम इनकी ओरिजिन की, यानी कि आरबीसी की ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आरबीसी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रेड बोन मैरो से। कहाँ से उत्पत्ति होती है? रेड बोन मैरो से। जो रेड बोन मैरो होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? क्या होती हैं? तो यानी कि रेड बोन मैरो होती हैं जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर भी जो खोखला भाग प्रेजेंट होता है उसमें ही क्या होती हैं? रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद डब्ल्यूबीसी होती है, उनका निर्माण कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से होती है? रेड बोन मैरो में, स्प्लीन और लिम्फ नोड में। अब जो रेड बोन मैरो होती हैं उनके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन सेल्स में क्या है? जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर्स में नहीं होते हैं, लेकिन पेयर्स से ज़्यादा हो सकते हैं। तो उन सेल्स को क्या कहा जाता है? मेगाकैरियोसाइट सेल्स। अब जो मेगाकैरियोसाइट सेल्स होती हैं इनका क्या किया जाता है? फ्रेगमेंटेशन, यानी कि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। तो काटा जाता है तो इसी से क्या है? मेगाकैरियोसाइट सेल्स के फ्रेगमेंटेशन से ही क्या होता है? प्लेटलेट्स का उत्पत्ति होती है, प्लेटलेट्स की। अब हम बात करते हैं क्या आरबीसी की। क्या आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। अब हम बात करते हैं वही आरबीसी के साइज के बारे में। तो आरबीसी साइज क्या है? बाइकॉनकेव शेप। आपको बताई थी मैंने क्यों होती है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी होती है? इर्रेगुलर राउंड शेप होती है। उसके बाद क्या है? प्लेटलेट शेप कैसी होती है? इर्रेगुलर होती है। तो आरबीसी के अंदर सीधी सी बात है, अभी आपको बताया है मैंने कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है
और WBC के अंदर क्या है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स के अंदर भी एब्सेंट होता है, क्या, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। उसके बाद बात करते हैं RBC के कलर के बारे में, यानी RBC का कलर कैसा होता है। तो RBC कलर कैसा होता है, रेड कलर। अब ये रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं WBC के कलर के बारे में। तो WBC कलर कैसा होता है, वाइट यानी सफ़ेद। अब सफ़ेद क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के कलर के बारे में। तो प्लेटलेट्स का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर। अब पर्पल कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर प्लेटलेट्स के अंदर कुछ ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रेनुअल्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं। इसी कारण प्लेटलेट्स का कलर पर्पल कलर का होता है। उसके बाद बात करते हैं RBC की लाइफ साइकिल के बारे में। तो यानी कि जीवन काल के बारे में इनके। तो RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 डे। उसके बाद बात करते हैं WBC के जीवन काल के बारे में, यानी कि लाइफ साइकिल के बारे में। तो इसकी कितनी होती है, 21 डे। उसके बाद बात करते हैं प्लेटलेट्स के जीवन काल के बारे में। तो कितना होता है इसकी, 5 से 7 डे। उसके बाद बात करते हैं यानी कि नॉर्मल रेंज, इनकी नॉर्मल रेंज के बारे में, यानी ह्यूमन बॉडी में इनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो यानी कि RBC की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, यानी कि 3.5 से 4.5, यानी 3.5 से 4.5 किसके अंदर होती है, 3.4 से 5.4 किसके अंदर होती है, फीमेल्स के अंदर। तो यानी कि 3.5 से 4.5 मिलियन प्रति mm3 तो किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर। और मेल के अंदर कितनी होती है, 4.5 से, यानी मेल के अंदर 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति mm3 RBC की नॉर्मल रेंज होती है। उसके बाद बात करते हैं WBC की। तो यानी कि WBC नॉर्मल रेंज क्या होती है, यानी 4000 से 7000 प्रति माइक्रोमीटर किसकी होती, किसमें होती है, फीमेल में। किसमें, फीमेल में कितनी होती है, 4000 से 7000 प्रति माइक्रोमीटर। उसके बाद बात करते हैं मेल की। तो मेल के अंदर WBC की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 7000 से 11000 प्रति माइक्रोमीटर। यानी कि मेल के अंदर 7000 से 11000 प्रति माइक्रोमीटर। अब इतनी वो देखो 3.5 से 4.5 है। इसमें ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं हम प्लेटलेट्स के बारे में, नॉर्मल रेंज के बारे में। तो इसकी कितनी होती है, ये होती है 1.5 से 3.5 लाख प्रति माइक्रोमीटर। किसमें होती है, फीमेल में। किसमें होती है, फीमेल में। और मेल में नॉर्मल रेंज कितनी होती है प्लेटलेट्स की, कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति ml। किसमें होती है, मेल के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम RBC की साइज की, यानी RBC की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 7 से 8 माइक्रोमीटर। और जो WBC होती है उसकी साइज कितनी होती है, 9 से 20 माइक्रोमीटर। और प्लेटलेट्स की साइज कितनी होती है, 2 से 3 माइक्रोमीटर। ओरिजिन के बारे में हमने पढ़ ही लिया। उसके बाद बात करते हैं हम, यानी कि फॉर्मेशन। क्या बात करते हैं, यानी फॉर्मेशन यानी पोइसिस। तो यानी कि RBC, तो यानी कि एरिथ्रोपोइसिस, यानी RBC की फॉर्मेशन क्या कहेंगे, एरिथ्रोपोइसिस। WBC के फॉर्मेशन क्या कहेंगे, ल्यूकोपोइसिस। और प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, थ्रोम्बोपोइसिस। उसके बाद बात करते हैं हम इंक्रीज, यानी कि बढ़ना, यानी कि बॉडी में नॉर्मल रेंज से अधिक होना। तो उसको क्या कहेंगे, साइटोसिस, यानी कि एरिथ्रोसाइटोसिस। यानी कि RBC जब हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज से अधिक हो जाएंगी तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटोसिस। और WBC अगर हमारी बॉडी में जब बढ़ जाएंगी तो उस स्थिति में क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। और जब प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाएंगी तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे हम इसको, थ्रोम्बोसाइटोसिस। उसके बाद बात करते हैं हम डिक्रीज, यानी कि कम होना, नॉर्मल रेंज से कम होना। जब हमारी बॉडी में RBC नॉर्मल रेंज से कम हो जाती हैं तो उस कंडीशन क्या कहते हैं, यानी कि एरिथ्रोसाइटोपिनिया। और जब WBC कम हो जाएंगे बॉडी में तो क्या होगी, ल्यूकोसाइटोपिनिया। और जब प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है तो उस कंडीशन क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।